नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2023 में पूछे गए गणित प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 3/4 का सबसे पहले योज्य प्रतिलोम निकालें तो क्या हो जाएगा, 3/4 संख्या दी गई है और इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 3/4। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उसी संख्या में जोड़ने पर हमें 0 मिल जाए। अब देखिए, ये संख्या दिया गया था, अगर इसमें हम लोग माइनस का 3/4 जोड़ें तो दोनों कट करके उत्तर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का उसी संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए, वहीं उसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमें 0 मिलता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, उसके पहले आप ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए, तो इतने का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये जो संख्या मिली इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो दो कोई भी ऐसी संख्या जिनका गुणनफल 1 होता है उसे हम लोग एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर मान लीजिए कि इस संख्या का हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो मैं x मान ले रहा हूं इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस संख्या में x से हमने गुणा किया तो गुणात्मक प्रतिलोम तभी होगा जब हमें 1 मिलेगा। अब हमें x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो सीधे हम लोग क्या कर देंगे, x का देखिए ये 4 इधर ऊपर गुणा हो जाएगा और 3 का इधर नीचे गुणा हो जाएगा और माइनस यहां पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4/3। माइनस का 4/3 गुणात्मक प्रतिलोम हमारा उत्तर आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, माइनस का 4/3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। देखिए, यहां पर थोड़ा सा प्रश्न गलत है। प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी, ये प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले 80 को चेक करेंगे, तो 80 का 60% जब हम लोग निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे और इसमें 32 जोड़ दीजिए। तो देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। 48 में 32 जोड़ेंगे तो इसका मान 80 आएगा। 80 लेकर के चले थे और 80 ही मिल गया। वहीं बोला जा रहा है कि दी गई संख्या का 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 80 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी विकल्पों को अगर आप चेक करेंगे तो देखिए 50 का 60% कितना हो जाएगा, 30, और इसमें 32 जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा, जो कि 50 के बराबर नहीं, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। 60 का 60% निकालेंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा, और 36 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 68 के बराबर मिलेगा, जो कि 60 के बराबर नहीं है, तो उत्तर नहीं होगा। 480 को देखेंगे अगर, तो 480 का 60% हम लोग निकालें तो देखिए 8 छक 48 का 8 हाथ में 4, 24 और 4 28 प्लस 32 अगर हम लोग जोड़ दें तो देखिए 2 8 10 के 0 हाथ में 1, 4 और 8 12 के 2 हाथ में 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, 320 मिलेगा हमें, जो कि 480 के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प केवल बचा, ऑप्शन नंबर 1 80 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। जब 80 के 60% में 32 जोड़ेंगे तो 80 ही मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 80 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 455 में पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर और योगफल का गुणनफल ज्ञात करिए। यानी कि ये संख्या जो दी गई है 455, इसमें 2 बार 5 आया हुआ है। इस वाले 5 का जो स्थानीय मान होगा और इस वाले 5 का जो स्थानीय मान होगा, उनका हमें अंतर कर देना है और योगफल कर देना है, और जो भी मिलेगा उसका गुणा कर देना है। तो इस वाले का 5 का स्थानीय मान 5 और इसका हो जाएगा 50। इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 45, और इन दोनों का योगफल करेंगे तो क्या आएगा, योगफल आएगा 50 + 5 55 आ जाएगा। अब इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 2475। क्या आ जाएगा, 2475 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, 2475 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, संख्या 0 का रोमन अंक क्या होगा। तो रोमन में जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो कि गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5, इसको रिप्रेजेंट किया गया है रोमन में, लेकिन 0 का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है रोमन में। कई सालों तक इस प्रकार का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन बहुत सालों के बाद एक शब्द है नूला। क्या है, यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं NULLA। नूला जो है वो एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द नूला का जो मीनिंग होता है वो होता है नन, यानी कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य। तो इसी नूला के N से बाद में 0 को
रिप्रेजेंट किया जाने लगा। लेकिन शुरुआती दौर में जब रोमन कई सालों तक रोमन को किसी भी इस प्रकार के अल्फ़ाबेट से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते थे, क्योंकि रोमन जो अंक है वह प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है, जो कि गिनती वाली संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अगर यन नहीं भी दिया गया रहता, जैसे देखिए विकल्प में यन नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये अभी हाल ही में इसको शुरुआत किया गया है, बहुत सालों तक जीरो को लेकर के कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था रोमन में, क्योंकि रोमन उन्हीं अंकों, उन्हीं संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है जो कि प्राकृतिक होती हैं, जो कि 1 से शुरू होती हैं, गिनती की संख्याएं होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 ये हो गया, प्लस 3 में 100 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा, और 4 में जब 1000 से भाग देंगे तो 0.00 और 4 आ जाएगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए इन सबको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 दशमलव, यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये क्या था, 03 था, और ये क्या था, 004 था। अब इसके आगे 0 लगा सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आप आसानी से जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0.5 और ये 2, 25.034, 25.034 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए ये किस प्रकार से गलत तरीके से प्रश्नों को प्रिंट किया जाता है जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब इसको क्या समझा जाए, 202/3 समझा जाए या फिर 20 सही 2/3 समझा जाए। अगर 202/3 इनको लिखना होता तो ये जो नीचे वाला बट्टे है ये पूरा लिखते हैं, लेकिन पूरा तो है नहीं, तो यानी कि ये बट्टे में है और बट्टे का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से करना चाहिए, ना कि इसको आप ऊपर लिखेंगे, जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इस यहां पर देखिए पहला क्या है, 20 सही 2/3 और दूसरा क्या है, 5 सही 1/8। हमसे क्या कहा जा रहा है कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से इतना मीटर रस्सी को काट लिया गया, तो शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी। अब पूरी लंबाई इतनी थी, इसमें से इतना काट करके निकाल दिया गया, तो शेष हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा दें। तो घटाने के लिए देखिए सबसे पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 60 और 2 62/3 हो जाएगा, और माइनस का 5 8 40 और 1 41/8 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम अगर हम लोग बात करें तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब देखिए 62 गुणे 8 ऊपर हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे तो कितने बार में क्या होगा, देखिए 8 दूनी 16 और 8 छक 48 और 1 49 हो जाएगा, 496 माइनस ये 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। अब ये देखिए 6 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, उसके बाद से 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा, और 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, 373/24। अब अगर इसको हम लोग 373/24 हो गया। अब इसको देखिए 24 से अगर हम लोग भाग दें तो कितने बार में जाएगा, देखिए ये 15 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 15 बार में, और 15 बार में ये 360 हो जाएगा, और शेषफल आपका कितना बचेगा, 13 बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 15 सही 13/24। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 15 सही 13/24 शेष रस्सी की लंबाई होगी। ठीक है, 15 सही 13/24 मीटर। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या ये दी गई है, ठीक है, और महिलाओं की संख्या ये दी गई है। तो हमसे पूछा जा रहा है ज्ञात करिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। अब ये संख्या इससे कितनी अधिक है आप कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। तो चलिए सिंपली घटाते हैं। क्या दिया गया, 6xy प्लस का 5y² माइनस का 8z, और हमें घटाना है, दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं इस वाले वैल्यू को, 2x प्लस xy माइनस 2y। यहाँ तक क्लियर। अब इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6xy प्लस 5y² माइनस 8z माइनस का 2x माइनस का xy और ये प्लस का 2y हो जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक xy यहाँ पर है और एक xy यहाँ पर है, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 5xy। अब ये वाली वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए बाकी के जितने भी हैं उनमें कुछ भी आपका व्यंजक जो है वो समान नहीं मिल रहे हैं, व्यंजक हमें समान नहीं मिल रहे हैं, तो अब आपको एज इट इज उतार देना है। उसके बाद से 5y² ये वाला हमने लिख लिया। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से माइनस का
जेड हो जाएगा, ये वाला लिख लिया, उसके बाद से माइनस का 2x, ये वाला लिख लिया, उसके बाद से अंत में प्लस का 2y। यही हमारा उत्तर आएगा। हमसे पूछा गया था पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, तो इतनी संख्या जो है वो पुरुषों की महिलाओं से अधिक हो जाएगी। उत्तर हो जाएगा यही वाला हमारा। अगला प्रश्न पूछा गया है दशमलव संख्या दिए गए संख्याओं को जोड़िए। तो इनको जोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले मैं ये लिखता हूं, तो क्या दिया गया है 5 3 टाइम 0 1.0003। उसके बाद इस वाली संख्या को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 1 और ये 5 और दशमलव के बाद क्या है 003। उसके बाद इसको लिखते हैं क्या है 510.03। उसके बाद इस वाली संख्या को लिखते हैं क्या है 51.3। ठीक है, अब इसको सही से कर देते हैं, यहाँ पर 0 कर देते हैं, यहाँ पर 0 कर देते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब सबको जोड़िए, देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 3, इसको भी जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, ये भी 3 मिलेगा और ये भी 3 मिलेगा, और दशमलव ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 हो गया, उसके बाद से ये 0 1 और 5 6 हो गया, उसके बाद से देखिए 1 5 6 हो गया, और उसके बाद से देखिए ये 5 हो गया और अंत में आपका 5 हो गया। हमें उत्तर कितना मिल जाएगा 55,662.4 टाइम 3 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ने पर हमें ये वाला उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचता है। देखिए जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए ना तो वो हमेशा मौसा की बात करता होता है, क्योंकि मौसा क्या होता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि सभी कॉमन अंकों में सबसे बड़ा जो अंक है उसी की बात महत्तम समापवर्तक यानी कि जो आपका HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बात करता है। वहीं प्रश्न में हमसे पूछा गया है बड़ी से बड़ी संख्या यानी हमें मौसा निकालना है, लेकिन डायरेक्टली आप इसका मौसा नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपसे ये बोला जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी मौसा तो निकालना है, लेकिन उस मौसा से इन संख्याओं में भाग देने पर क्रमशः हमें इतना शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले इन दी गई संख्याओं में से जो जो शेष बच रहा है उसको हमें घटा देना होगा। तो 49 में से जब उस मौसा से भाग देते हैं तो हमें एक शेष बचता है, तो यानी पहली संख्या 49 माइनस 1 48 हो जाएगी। दूसरी संख्या देखिए 59 में भाग देंगे उस मौसा से तो हमें शेषफल 3 मिलता है, तो 59 में से 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 56 मिलेगा। 109 में से जब उस मौसा से भाग देते हैं तो शेषफल हमें 5 मिलता है, तो 109 में से 5 को घटा देंगे तो हमें 104 मिल जाएगा। अब देखिए 48, 56 और 104 क्या मिला हमें 48, 56 और 104। अब इनका मौसा निकालना है, तो कैसे मौसा निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। 48 का मौसा क्या हो जाएगा 6 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 56 का क्या हो जाएगा 8 गुणे 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 104 का क्या हो जाएगा 13 गुणे 8 हो जाएगा। तीनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यानी कि जो कॉमन अंक होता है वही मौसा होता है, यानी कि इसका मौसा हमें क्या मिल गया, मौसा हमें मिल गया 8, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 होगी जिसको 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः हमें 1, 3 और 5 शेष मिलेगा। एक बार जल्दी से वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए 49 में मैं अगर 8 से भाग देता हूं, ध्यान से देखिएगा 49 में मैं 8 से भाग देता हूं तो 8 छक 48, एक शेष मिला। देखिए यहां पर 1 बोला गया था। अब देखिए दूसरी संख्या 59 थी, तो 59 में मैं 8 से भाग देता हूं तो 8 सते 56 होता है, 3 शेषफल बचा। देखिए दूसरी संख्या 3 शेषफल बच रहा था। अब तीसरी संख्या 109 है, 109 में मैं 8 से भाग देता हूं तो 8 एकम 8, ये हो जाएगा 8 और ये 2 और ऊपर से 9 उतरेगा तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। शेषफल कितना बचा 5। देखिए यही 5 शेषफल की बात कर रहा था, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी मौसा, जो कि हमने कितना ज्ञात किया 8, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। चूंकि ये सिर्फ 1 नंबर का प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय में पूछा गया है, तो आपको केवल बना करके दे देना है, मतलब कि आपको रचना नहीं लिखना है। ठीक है, तो 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप पटरी की मदद से एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक सीधी रेखा पटरी की मदद से खींचेंगे। मान लीजिए ये रेखा AB हो गई। अब A को केंद्र बिंदु मानते हुए प्रकार में किसी भी नाप का चाप लेते हुए आप इस प्रकार से चाप लगाएंगे। उसके बाद से मान लीजिए ये पॉइंट C हो गया। अब प्रकार के नोक को C पर रखते हुए उसी चाप से बिना परिवर्तित किए पहला जो कट लगाएंगे, पहला जो चाप लगाएंगे वो 60 अंश का होता है। अब इस D वाले पॉइंट पर, D बिंदु पर प्रकार के नोक को रखते हुए बिना चाप को परिवर्तित किए उसी चाप से पुनः एक बार और चाप लगाते हैं तो ये 60 अंश और हो जाएगा। तो 60 अंश ये, 60 अंश ये, टोटल मिलकर के 120 अंश हो गया। हमें कितना बनाना है 90।
कितना बनाना है 90, यानी कि 60 तो ये ठीक है, और अगला जो 60 है इसका आधा करना है। आधा करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रकार के नोक को पहले आप डी पॉइंट पर रखेंगे और ऊपर इस प्रकार से कट लगाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए ये ई पॉइंट है, तो प्रकार के नोक को ई पॉइंट पर रख करके एक कट इस प्रकार से लगाएंगे। अब ये वाला जो पॉइंट हमें मिला, मान लीजिए कि एफ, और ए वाला जो पॉइंट है, तो एफ और ए को मिलाते हुए सीधी रेखा खींच देंगे। ये वाला जो कोण होगा, यही कोण हमारा 90 अंश का हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा हमें कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर। यानी कि देखिए √3/4 और ए की जगह आप 4 × 4 रख देंगे, 4 के स्क्वायर में, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया है, आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया गया है। कहा जा रहा है कि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर फीट है, फीट में दिया गया। ठीक है, तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपया प्रति फीट है। देखिए बाग जो है वो कुछ इस प्रकार से आयताकार है, तो आप बाग में जो तार लगाएंगे वो इस किनारे किनारे ही तो लगाएंगे, किनारे किनारे यानी चारों भुजाओं की तरफ। और चारों भुजाओं की माप को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। प्रश्न में हमसे क्षेत्रफल दिया गया है और भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो इन दोनों का प्रयोग करते हुए सबसे पहले हम भुजाओं को निकाल लेते हैं, उसके बाद परिमाप निकालेंगे, और परिमाप जितना भी आएगा उसमें 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 फीट का तार लगाने का जो खर्चा है वो 12 रुपये आ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब अगर हम लोग इस अनुपात को ध्यान से देखें, 5:3 दिया गया है लंबाई और चौड़ाई में, तो अगर इसकी लंबाई में 5x मान लेता हूं और चौड़ाई को मैं 3x मान लेता हूं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मान क्या आ जाएगा, इस आयत के क्षेत्रफल जो कि 1500 के बराबर है। अब देखिए 5×3 = 15, यहां पर क्या बचा, 100 बचा, और ये यक्स गुणे ये यक्स मिल करके एक्स स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हमारा 10 आ जाएगा। अब चूंकि हमने इसकी लंबाई क्या माना था, लंबाई हमने 5x माना था, 5 × 10 यानी 50 इसकी लंबाई हो गई, और चौड़ाई क्या माना था, 3x माना था, तो 3 × 10 यानी कि 30 इसकी चौड़ाई हो गई। अब हमें इसका परिमाप निकालना था, क्योंकि परिमाप पर ही तो तार लगाए जाएंगे, तो परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का 2 × लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई हमारा 50 है और चौड़ाई हमारा 30 है। 50 + 30 कितना हो जाएगा, 80, 80 × 2 160। 160 जो आया उस आयत का परिमाप होगा 160 फीट के बराबर। अब 1 फीट का जो तार लगाने का खर्चा है वो 12 रुपया है। अब यहां पर यूनिटरी मेथड से आप लगा सकते हैं कि चूंकि 1 फीट का जो दाम है, 1 फीट का जो दाम है वो 12 रुपया है, तो 160 फीट का दाम क्या हो जाएगा, तो यूनिटरी मेथड से हो जाएगा 12 × 160। ठीक है, गुणा करिए, 12 ये 0 हो जाएगा, 12 × 6 = 72 का 2 हाथ में 7, 12 और 7 19, 1920 रुपया, 1920 रुपया खर्च आएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में आप लिख सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि कोई भी 3 भुजा हो गई, इस 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह त्रिभुज की परिभाषा हो गई। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज के नाम और सचित्र वर्णन करने के लिए। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग माप की होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। देखिए ये भुजा और ये भुजा इसकी बराबर हो गई। तो भुजाओं के आधार पर आप 3 प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोणों के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो है वो 90 अंश से कम होते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 अंश का हो, तो इसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और न्यून कोण कैसे आप लिख सकते हैं, कोई भी त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो हैं वो 90 अंश से कम होंगे। मान लीजिए ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये तीनों 90 अंश से कम हो गए, और इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज बोला जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तीसरा आप प्रकार लिख सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज,
ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश से बड़ा हो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए ये कोण जो है ये 90 अंश से बड़ा है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चित्र बना करके बता सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपया मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात करिए। वार्षिक कितना वो कमा रहा है और वार्षिक तौर पर वो कितना खर्च कर रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दिया गया है मासिक रूप से इतना खर्च कर दे रहा है, 80% खर्च कर दे रहा है। टोटल जो आय होता है वो कितना होता है, 100% होता है। अब 100% में से 80% वो खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, 20% तो उसके पास बचा। अब 20% जो उसके पास बचा वह बताया जा रहा है कि खर्च करके इतना रुपया बचा लेता है, 120 रुपया बचा लेता है। यानी कि जो 20% उसका बचा है वह कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 120 रुपये को। अब यूनिटरी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करें कि 20% जो है 120 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा। मैं क्यों 100% निकाल रहा हूं, क्योंकि जो मनुष्य का टोटल इनकम होता है वो 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिटरी मेथड से हम लोग देखेंगे तो 120 गुणे 100 हो जाएगा और बट्टे में यहाँ पर 20 हो जाएगा। इससे काट दे तो 5 बार में जाएगा और 120 में 5 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति विशेष यानी रचित का जो मासिक वेतन है, मासिक टोटल इनकम है, वह कितना है, 600 रुपये है। एक महीने में वो 600 रुपये कमा लेता है। एक महीने में जब 600 रुपये कमा ले रहा है तो हमसे क्या पूछा गया, उसकी वार्षिक आय, यानी कि साल भर में वो कितना कमाएगा। जब एक महीने में 600 कमा रहा है तो यूनिटरी मेथड से आप लगा सकते हैं, एक महीने में 600 कमा रहा है तो 12 महीने में कितना कमाएगा, तो 600 गुणे 12 कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 7200 रुपये। एक साल में उसकी जो इनकम होगी, आय होगी, वह 7200 रुपया होगी। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एवं खर्च कितना कर रहा है। अब देखिए प्रत्येक महीने में वो 80% इसका खर्च कर दे रहा था, प्रत्येक महीने में वो 80% खर्च कर दे रहा था। तो जब टोटल ये साल भर का है तो इसका भी तो 80% वो खर्च करेगा, यानी कि 7200 का 80% हम लोग निकाल दें तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 जीरो हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 सत्ते 56 और 1 57। ठीक है, 5760 रुपया वह वार्षिक तौर पर खर्च कर देगा। हमसे क्या पूछा गया था, उसकी वार्षिक आय, तो वार्षिक आय उसकी हो जाएगी 7200 रुपया और खर्च पूछा गया था वार्षिक, तो वार्षिक खर्च कितना हो जाएगा, 5760 रुपया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करिए। पिक्टोग्राफ क्या होता है, तो जो संख्या दी गई रहती है उसको किसी सिंबल के माध्यम से, किसी चित्र के माध्यम से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब टोटल हम 45 फूल तो बना नहीं पाएंगे, तो इसको एक अनुपात मान लेते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक अनुपात मान ले रहा हूँ कि मान लीजिए ये एक फूल का सिंबल मैं बना रहा हूँ, इसका वैल्यू जो है वो 5 है। यानी कि एक फूल अगर मैं बनाऊंगा तो 5 को वो रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर टोटल 25 फूल नहीं बनाना है, 25 को मैं 5 से भाग दे दूंगा, यानी इसको हमें 5 सिंबल बनाना होगा। जूही जिसकी संख्या 10 है, इसमें मैं 5 से भाग दे दूंगा तो ये 2 फूल बनाना होगा। इसी प्रकार से चमेली की 15 फूलों को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 से भाग देंगे तो 3 फूल बनाना होगा। रजनीगंधा के 45 फूलों को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 से भाग देंगे तो 9 फूल बनाना होगा। और गुलाब में 35 फूलों को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 से भाग देंगे तो 7 फूल बनाना होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग सारणी बनाते हैं। इस प्रकार से ये आप सारणी बनाएंगे। ठीक है, पिक्टोग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 5 फूल है, तो यहां पर मैं 5 बना देता हूं, 1 2 3 4 और ये 5। और यहां पर मैं फूलों का नाम लिख देता हूं। पहला है आपका गेंदा, दूसरा है जूही, तीसरा है चमेली, चौथा है रजनीगंधा और 5वां है गुलाब। ठीक है, चलिए गेंदे का कितना फूल था, 25 में 5 से हम लोग भाग दिए थे तो 5 आया था। यानी कि गेंदे में हमें 5 सिंबल इस प्रकार से बनाना है, 2 3 4 और ये 5। इसी प्रकार से देखिए जूही के 10 फूल थे, 10 में जब हमने 5 से भाग दिया था, जो पैमाना हमने माना था, तो 2 आया था। यानी कि जूही में हमें 2 सिंबल इस प्रकार से बनाने हैं। अगला है चमेली का, चमेली के 15 फूल थे, 15 में हमने 5 से भाग दिया था तो 3 आया था। यानी कि 3 फूल इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से देखिए रजनीगंधा के 45 फूल थे, 5 से हमने भाग दिया था तो 9 सिंबल आए थे। यानी इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 सिंबल आप बना देंगे। इसी प्रकार से देखिए गुलाब के 35 फूल थे, 35 में 5 से भाग दिया था तो 7 आया था। यानी कि 7 सिंबल 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोग्राफ के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वृत्त की परिधि हमें दी गई है, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, इसका मान कितना दिया गया 22 दिया गया, 2 से काट दे तो 11 बार में जाएगा। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर बराबर 11 दिया गया, 11 से इसको काटे तो ये 2 बार में जाएगा और आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7/2, आर की वैल्यू 7/2 मीटर हो जाएगा। अब हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना था 7/2 और स्क्वायर है तो 2 बार मैं गुणा कर देता हूं, तो ये 1 से 1 ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा। अब देखिए 11 ऊपर बचा है और 7 ये बचा है, यानी कि कितना हो जाएगा 77 और नीचे क्या बचा है केवल ये 2 बचा है, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा 2 5 10, यानी 38.5 मीटर स्क्वायर, 38.5 मीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में और शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए टोटल जो प्रतिशत होता है अभ्यर्थियों का वह 100% होता है। कितने प्रतिशत प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं 50%, सेकेंड डिवीजन कितने पास हुए हैं 40%, इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल प्रतिशत कितना हो जाता है 90% फर्स्ट के और सेकेंड को मिलाकर के हो रहे हैं। टोटल प्रतिशत कितना होता है 100। अब जो फर्स्ट और सेकंड के अलावा जो बचे हुए हैं वहीं तो थर्ड आए होंगे, क्योंकि यहां पर फेल के बारे में नहीं बताया गया है, तो जो बच गए हैं वो थर्ड आए होंगे। यानी कि टोटल 100% होता है, 90% फर्स्ट और सेकंड मिलाकर के आए हैं, तो टोटल जो 10% है वहीं तो केवल थर्ड आए होंगे। तो अब जो हमें टोटल संख्या दी गई है 60, उसका 10% निकाल देंगे, क्योंकि 10% ही थर्ड डिवीजन आए हुए हैं। तो 60 का जब 10% निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 6, यानी कि 6 विद्यार्थी जो है, हमसे यही पूछा गया था कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो टोटल 6 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि a का मान -2 के बराबर है तो इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या दिया गया है 5a² + 4a -2, ए की जगह पर -2 रखना है, तो यहां पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और 4 और 5 कितना हो जाएगा 20, 4 × 5 20 हो जाएगा। प्लस यहां पर देखिए यहां पर ए है, तो ए के जगह पर जब हम लोग -2 रखेंगे तो 4 का -2 से गुणा करेंगे तो -8 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से ये -2 पहले से है, तो यहां से देखिए ये -8 -2 -10 हो जाएगा और 20 में से -10 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 मिलेगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है a³ ए की जगह पर -2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है और चूंकि माइनस का 3 बार गुणा हो रहा है तो इसलिए -8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया गया +4a², तो a² जब करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा और 4 × 4 यानी कि 16 हो जाएगा, प्लस का 16। उसके बाद से +3a दिया गया है, 3 × a के जगह पर -2 रखेंगे तो माइनस का 6 मिल जाएगा। क्या मिलेगा -6। तो यहां पर देखिए -8 और -6 मिलकर के -14 हो जाएगा और प्लस 16 है, तो 16 में से 14 घटेगा तो हमारा मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा 2 हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट्स के ईयर वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।